मैं अभागी माँ। गांव में चौराहे पर खचाखच भीड़ लगी थी। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया, कैसे हो गया। कुछ लोग सहमे थे, कुछ मन ही मन चिंतित, तो कुछ लोग सोच रहे थे चलो अच्छा हुआ, भगवान का शायद यही फैसला था। और देवकी देवकी अपने घर के आंगन में चुपचाप एकटक देखे जा रही थी, अपने बेटे की लाश को जिसका पंचनामा करने पुलिस जुटी हुई थी। देवकी का बड़ा बेटा और बहू एक और सहमे खड़े थे। पुलिस के सवालों से वे पसीने पसीने हुए जा रहे थे। पुलिस देवकी से भी बयान लेना चाहती थी, पर वह मौन एकटक जाने कहाँ खोई थी। उसके मुंह से बोल भी नहीं फूट रहे थे। अंततः पुलिस ने लाश का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। देवकी के दो बेटे हैं, सुरेश और रमेश। पति भरी जवानी में ही दो बेटों को देवकी के साथ छोड़ स्वर्ग सिधार गया था। देवकी मेहनत मजदूरी कर बच्चों का लालन पालन करती रही। बच्चों को गांव के स्कूल में पढ़ाने भेजना शुरू किया। सुरेश तो पढ़ाई में होशियार था। छोटे बेटे रमेश का पढ़ाई में मन नहीं लगता था। साल दो साल स्कूल जाने के बाद जैसे तैसे वह बड़ा होता गया। उसके दोस्तों की संख्या बढ़ती गई। वह स्कूल जाने का नाम ही नहीं लेता और आवारागर्दी करने लगता। स्कूल मास्टर देवकी से शिकायत करते, पर देवकी के बस की बात नहीं रही कि वह बेटे को सुधार सके। रमेश का रास्ता बदलता गया। कई बार वह छोटी मोटी चोरी में पकड़ा भी गया। अंततः देवकी ने उसकी पढ़ाई छुड़वा दी और उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। पर जैसे आंखें बंद करने से आई बाढ़ कम नहीं होती, वैसे ही देवकी के लिए रमेश मुसीबत बन गया। आए दिन उसकी शिकायतों के किस्से सुन सुनकर देवकी परेशान और दुखी रहने लगी। इसके विपरीत सुरेश शांत स्वभाव का समझदार और जिम्मेदार लड़का था। वह भी भाई को समझाने की कोशिश करता, पर सब व्यर्थ था। कभी कभी रमेश शराब के नशे में धुत गांव की गलियों में हुल्लड़बाजी करता, दोस्तों के साथ मिलकर किसी लड़की पर ताने कसता या दादागिरी कर दुकानों में अपनी धौंस जमाता। धीरे धीरे गांव वालों पर वह हावी होने लगा। लोग उससे डरने लगे और वह आतंक का प्राय हो गया। रमेश गांव से भी गायब रहने लगा। कहाँ जाता, क्या करता, आदि सब बातें देवकी ने अब पूछना भी बंद कर दिया। वह जब भी आता नशे में धुत रहता। गांव वाले उसे देखकर दरवाजा बंद कर लेते। लोग उसके रहते तक भयभीत रहते कि जाने कब किसके साथ झगड़ा बवाल मचा दे। पर माँ का हृदय तो नहीं मानता। दुखी और परेशान होने के बजाय भी देवकी ने अपने बेटे के लिए कभी दरवाजा बंद नहीं किया। दुखी हृदय से ही सही, वह अपने बेटे के लिए द्वार खुला रखती, कुछ खाने को देती। रमेश आकर माँ की गोद में सो जाया करता या बेहोश हो जाता और देवकी उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरती। आंसुओं का घूंट पीकर रह जाती। क्या यही सपना देखा था मैंने तेरे लिए, ऐसा सोच सोचकर दुखी होती। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, पर रमेश की आदत व्यवहार में कोई अंतर नहीं आया। दिन ब दिन वह और बिगड़ता चला गया। देवकी भी बूढ़ी हो चली थी। अंत उसने अपने बड़े बेटे सुरेश की शादी कर दी। सुरेश इधर उधर कुछ काम धंधा कर अपनी पत्नी और बूढ़ी माँ का पोषण करने लगा। एक बार रमेश कहीं बाहर से आया। उस दिन वह बहुत खुश था। उसने शराब भी नहीं पी थी। अपने साथ वह एक मोटी रकम लेकर आया था, जिसे देवकी को देते हुए बोला, ले माँ, इसे रख ले और घर में जो भी चीज नहीं है वह तू अभी जाकर खरीद ला। देवकी अचंभित हो गई और कहती है, इतना पैसा कहाँ से आया रे? रमेश ने कहा, माँ, मैंने एक जगह नौकरी कर ली है। यह सुनकर माँ की ममता खुश हो गई। बेटा कुछ सुधर रहा है, घर में पैसे भी देने लगा है। दूसरे दिन रमेश वापस चला गया और कुछ दिनों बाद पुनः लौट आया। देवकी ने देखा कि रमेश कुछ गोली का सेवन कर रहा है। वह पूछ बैठी, तो यह कैसी दवाई खा रहा है बेटा? तेरी तबीयत तो ठीक है? रमेश ने कहा, कुछ नहीं माँ, बस थोड़ी सी कमजोरी है।
डॉक्टर ने ताकत की गोली दी है। देवकी कुछ पल रुक कर बोली, संभल कर रहा कर बेटा, बाहर जगह अपनी तबीयत का ध्यान रखा कर और उस मुई शराब को मुंह मत लगाना। देवकी को क्या पता था कि रमेश ने शराब तो छोड़ दी है, पर वह नशीली दवाइयों का आदी हो चुका है और बूढ़ी अनपढ़ माँ को धोखा दे रहा है। कुछ दिनों बाद अगली बार रमेश फिर घर आया तो उसके साथ कुछ व्यक्ति थे जिन्हें रमेश ने अपना सहकर्मी बताया और अपने यहाँ रात को घर पर ठहरने और खाने पीने की सुविधा करवाई। सुरेश उस दिन घर में नहीं था, कहीं बाहर गया था। अंततः देवकी ने अपना बिस्तर बहू के साथ लगा लिया और रमेश अपने दोस्तों के साथ दूसरे कमरे में सो गया। आधी रात होने को आई तो देवकी की बहू की नींद खुल गई। वह पानी पीने जैसे ही उठी तो कुछ खुसर फुसर की आवाजों ने उसका ध्यान आकर्षित किया। वह दबे कदमों से उस कमरे की खिड़की तक आई जहाँ रमेश दोस्तों के साथ था। उसने देखा वे ताश की गड्डी सामने रख धीरे धीरे कुछ बतिया रहे थे। एक वाक्य सुनकर वह चौंक पड़ी। कोई कह रहा था, 1 सप्ताह के अंदर हमें यह काम हर हाल में करना होगा। देखो, किसी भी तरह हमें वहाँ बम लगाना ही होगा, वरना बॉस का कहर हम पर बरसेगा। उसका जी जोरों से धड़क धड़क करने लगा। वह वैसे ही चुपचाप आकर बिस्तर पर सो गई, पर उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। वे अनजानी आशंका से बार बार कांप उठती। दूसरे दिन निर्धारित समय पर वे लोग चले गए। जब सुरेश घर आया तो उसकी पत्नी ने उसे सभी बातें कह सुनाई। सुरेश सब सुनकर सन्न रह गया। वह समझ गया कि उसका भाई कुछ गलत लोगों के साथ मिलकर अवैध धंधा कर रहा है, पर इस बात की पुष्टि आवश्यक थी। वह अपनी ओर से उस पर नजर रखने लगा। अगली बार रमेश जब फिर आया तो सुरेश ने उसकी गैर हाजिरी में उसके सामान की तलाशी ली तो देखता है कि कुछ नक्सली सामान, कुछ नशे की गोलियां और 2-4 पिस्तौल एक बैग में रखी है, जिसे वह बड़े एहतियात से अपने एयर बैग में रखता था। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। उसने सामान को वैसे का वैसा ही रख दिया। एक दिन सुरेश अपनी माँ देवकी से बोला, माँ, अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारा बेटा नक्सली गिरोह में शामिल है या आतंकवादी हो गया है तो तुम क्या करोगी? अपने बड़े बेटे की बात सुनकर देवकी स्तब्ध रह गई। उसकी हैरानी का कोई ठिकाना ही ना था। देवकी कहने लगी, क्यों रे, तू ऐसा क्यों पूछ रहा है? कहीं तू रमेश के बारे में? और वह आशंकित हो उठी। नहीं माँ, मैंने तो यूं ही पूछ लिया था। सुरेश माँ की बात को टालने की कोशिश करने लगा, पर देवकी ने बेटे का झूठ पकड़ लिया। अंततः वह कुरेद कुरेद कर पूछने लगी और आखिरकार सुरेश को सब कुछ बताना पड़ा। यह सुनकर देवकी सन्न रह गई। मन ही मन सोचने लगी, तब इतनी मोटी रकम लाता रहा वह और हमें पाप की कमाई खिलाता रहा। ऐसा सोचकर वह मन ही मन क्रोधित होने लगी। बोली, बेटा तुम किसी से कुछ मत कहना, मैं उससे बात करूंगी। अच्छा माँ, कहते हुए सुरेश चला गया। देवकी सहमी सी। देवकी जानती थी आज रमेश आने वाला है, इसलिए वह रसोई में कुछ काम करने लगी। वह आज कुछ विशेष व्यंजन बनाने लगी जो रमेश को बचपन से ही पसंद था। रमेश नियत समय पर घर पहुंचा। देवकी खुश होकर बोली, बेटा तू आ गया। हाँ माँ, ये लो कुछ पैसे हैं, सुरेश और बहू को दे देना, जरूरत की वस्तुएं ले आएंगे। वो तो ठीक है बेटा, चल तू पहले हाथ मुंह धो ले, खाना खा ले। तुझे पता है आज बड़ा खुशी का दिन आया है। क्या आज कोई खास बात है माँ? रमेश ने आशंकित होकर ही पूछा। हाँ बेटा, आज तेरा जन्मदिन है, रमेश कहने लगा। कि आज मेरा जन्मदिन है? अच्छा माँ, पर तूने कभी बताया नहीं। परिस्थितियाँ ही ऐसी थी बेटा, पर अब तू बड़ा हो गया है, कमाने लगा है, सोचा जन्मदिन में तेरी पसंद का पकवान बना लूं। ऐसा कहती हुई देवकी खीर पूड़ी पकोड़े आदि ले आई। छोटा बेटा रमेश हाथ मुंह धोकर
गोली खाकर भोजन करने बैठ गया। रमेश बड़ा मगन होकर खाने लगा। खाना खाकर रमेश देवकी की गोदी में सिर रखकर सो गया। उसे थोड़ी ही देर में नींद आ गई। देवकी उसके बालों को सहलाती रही। देवकी की आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। आज उसने सचमुच एक माँ का फर्ज अदा किया था। रमेश सोया तो था, पर हमेशा के लिए। बाद में पुलिस छानबीन में पता चला कि रमेश नक्सलवादी संगठन में शामिल हो गया था और नशीली दवाइयों का धंधा भी करता था। उस दिन देवकी माँ दुर्गा की मूर्ति के आगे सिर झुका दीप जलाकर प्रार्थना कर रही थी। माँ, मुझे क्षमा करना, अपने ही घर का चिराग बुझा दिया है मैंने, ताकि हजारों घरों के चिराग जगमगाते रहें। माँ, उसकी आत्मा को शांति देना। और वह फूट फूट कर रो पड़ी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी और कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।